और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 के लिए पार्ट ए यूनिट 1 के टॉपिक्स कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, यूनिसेफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक और आयुष के संबंध में कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इन्हें समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, देखिए यह कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का ये लोगो हमने आपको प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित है, ये कनाडा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका हम कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो ऑप्शन हैं गरीब देशों की मदद करना, क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, खेलों का आयोजन करना, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। हाँ, तो खेलों का आयोजन करना या फिर दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना, ये एक इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर यूनिसेफ से संबंधित। ठीक है, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, पहला प्रश्न यहाँ पर इस यूनिसेफ के संबंध में पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये यूनिसेफ के यहाँ यूनिसेफ का ये लोगो प्रस्तुत किया गया है और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में 11 दिसंबर को की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पूछ रहे हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनिसेफ की स्थापना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमें उद्देश्य भी पता होने चाहिए। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए देशों के बच्चों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं और खाने पीने के संबंध में, यानी है ना खाद्य जो संसाधन है उन चीज़ों को उपलब्ध करवाना, या फिर जलवायु के लिए हथियार रहित विश्व का निर्माण, या फिर कैंसर पीड़ित रोगियों की सहायता के लिए। तो यूनिसेफ की जो स्थापना थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए देशों के बच्चों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में की गई थी। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यूनिसेफ की प्राथमिकताओं के बारे में हम कुछ थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। वर्तमान में यूनिसेफ मुख्यतः निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जैसे बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, यानी लड़की लड़कियों की शिक्षा एक जैसी हो, बच्चों का हिंसा से बचाव, ठीक है, शोषण, बाल श्रम के विरोध में, HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए ये काम करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं टोरे हैटरेन। ठीक है, HATTREN। ठीक है, REN। इसके बाद इसके जो हेड हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड जिसको कहते हैं, वो हैं कैथरीन
कैथरीन रसेल। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें हम कहें कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि 1965 में इसे बेहतर कार्य करने के लिए शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, शांति के लिए। इसके अलावा 1989 में 1989, ठीक है, 1989 में इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, भी प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ ने अपने कामकाज की देखरेख के लिए कितने सदस्यों का दल बनाया है। ठीक है, तो इसके जो सदस्य संख्या होती है वो 36 होती है। ठीक है, 36 लोग इसके कामकाज को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर ये बताने के लिए इन्फॉर्मेशन है कि ये देखिए, यूनिसेफ ने गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं भारत की तरफ से। हमें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। ये सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, इन्हें सब लोग जानते हैं, क्रिकेटर हैं। ठीक है, और दूसरे जो हैं वो ये प्रियंका चोपड़ा हैं। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, जोनास बोलते हैं, प्रियंका चोपड़ा जोनास, विश्व सुंदरी रह चुकी हैं भारत की तरफ से। तो ठीक है, प्रियंका चोपड़ा को 2016 में गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो ये हमें पता होना चाहिए। और इनको 2003 में बनाया गया था। ठीक है, ये दो ही अब तक गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो इनके नाम हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यूनिसेफ जो है, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यू फॉर यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, और इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ये है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में आगे की बात करें अगर, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, ये इसका फुल फॉर्म है और हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ठीक है, तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट के लिए पूछा गया है कि ऑन विच डे ऑफ द ईयर 1966, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड, 1966 में किस दिन एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये 19 दिसंबर को एशियन डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला के मांडुलियोंग में स्थित है। ठीक है, और इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं ताकीहिको नकाओ। ताकीहिको नकाओ, ठीक है, ये जापान के हैं और 5 वर्ष के लिए हमेशा इसके प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जाता है। अच्छा, ऐसी प्रथा रही है कि अब तक ज़्यादातर क्या मतलब, अब तक सभी जापान के ही, मतलब जापान जो प्रेसिडेंट है वो जापान के ही लोग बने हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट के बैंक के बारे में क्या सत्य नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एडीबी स्टार्टेड वर्किंग ऑन जनवरी 1, 1967। ठीक है, द चेयरमैनशिप ऑफ एडीबी इज ऑलवेज गिवन टू द जापानीज। हाँ, ये बात हमने पढ़ी। करेंटली इट हैज़ 53 मेंबर्स, नहीं, देर आर 48 मेंबर्स ऑफ द एडीबी बिलोंग्स टू द एशिया एंड पैसिफिक रीजन। ठीक है, देखिए, तो इसमें जो है वो ये जो कह रहे हैं 53 मेंबर्स हैं, ये सही बात नहीं है। ठीक है,
इसका आंसर यही हो जाएगा, बल्कि इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो है, देखिए इसमें जो है वो 68 सदस्य हैं, यहाँ तक 68 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। इसमें क्या है, 68 सदस्यों में 49 तो एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के हैं और 19 जो हैं वो बाहर के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ एडीबी। ठीक है, एडीबी का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं टू क्रिएट ए ट्रेड ब्लॉक इन द एशियन कॉन्टिनेंट टू सेव द इन्वायरमेंट ऑफ द रीजन। इसके बाद कह रहे हैं टू एक्सेलरेट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रीजन। ठीक है, और टू एस्टेब्लिश अ ट्रेड ब्लॉक इन द एशिया टू डील विद द कंपटीशन कमिंग फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के क्रम में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, टू एक्सेलरेट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न विश्व बैंक से संबंधित है। ठीक है, देखिए विश्व बैंक की बात करें अगर हम, तो प्रश्न पूछ रहे हैं विश्व बैंक की स्थापना क्यों हुई थी। देखिए पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए, विश्व बैंक के गैर सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति को ठीक करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए विश्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश या जो अर्थव्यवस्थाएं क्षतिग्रस्त हुई या जो देश पूरी तरह से खराब हो गए या नष्ट हो गए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की थी। कुछ अमीर देश है, जैसे विकसित देश हैं, उन्होंने मिल करके इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। IMF का प्रत्येक सदस्य देश स्वचालित रूप से विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। विश्व बैंक के संस्थापक सदस्य 45 देश थे। भारत विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं है। IMF विश्व बैंक का हिस्सा है। अब ये पूछ रहे हैं, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए IMF का प्रत्येक सदस्य देश स्वचालित रूप से विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है। अब देखिए पहला कह रहे हैं सदस्य देशों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। ठीक है, सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण देना, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना, मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना। देखिए विश्व बैंक का कार्य नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। तो सदस्य देशों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि जो 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 लोन देता है विश्व बैंक वो 5 से देखिए इसे फिर से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है। तो कह रहे हैं सदस्य देशों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना, ये है, देता है लोन। सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर लोन देना, ये भी सही है। मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण देना, ये भी सही है। यह मामला यह है कि विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने का काम IMF का है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ जी, प्रश्न पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है। देखिए विश्व बैंक समुदाय का जो हिस्सा है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर WTO, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इस बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। बाकी IBRD, IDA और IFC सभी विश्व बैंक समूह का हिस्सा हैं। ठीक है,
विश्व बैंक समूह में 5 संस्थान ये शामिल हैं जिनकी बात करें। IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी IMIGA और ICSID, ठीक है, ये इस तरह से। और ये वर्ल्ड बैंक का लोगो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ आयुष से संबंधित है। देखिए, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में संघ के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, उन्नत शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि द्वारा आयुष की शिक्षा में सुधार, आयुष अस्पतालों और औषधालयों, औषधि तथा मानव शक्ति की उपलब्धता में वृद्धि द्वारा आयुष सेवाओं तक बेहतर पहुंच, आयुष चिकित्सा प्रणाली में गुणवत्ता युक्त कच्ची सामग्री की निरंतर उपलब्धता बनाना। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें मतलब कौन से जो लाइनें लिखी हुई हैं इनमें से कौन सा उद्देश्य है मिशन का। तो देखिए यहाँ पर ये सभी जो बातें लिखी हुई हैं वे सभी यहाँ पर सही हैं, ठीक है, सभी उद्देश्य हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की या केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, यह योजना 2026 तक चलेगी। कौन से कथन सही है? दोनों सही हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने 2021 से 2026 तक फिर से अनुमोदित कर दिया है और यह 2014 में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये आयुष योजना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आयुष की बात करें तो आयुष का अर्थ देखते हैं, स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रणालियां जिनमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी आदि शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की सकारात्मक विशेषताओं अर्थात उनकी विविधता और लचीलापन, अभिगम्यता, सामर्थ्य, आम जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा व्यापक स्वीकृति, तुलनात्मक रूप से कम लागत तथा बढ़ते आर्थिक मूल्य के कारण उनके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनने की काफ़ी संभावनाएं हैं। साथ ही लोगों के बड़े हिस्से को उनकी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के घटकों की अगर बात करें तो अनिवार्य घटक हैं आयुष सेवाएं, आयुष शैक्षणिक संस्थान, आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी, होम्योपैथी, औषधियों का गुणवत्ता विकास नियंत्रण। ठीक है, औषधि पादप पौधे। इसके बाद 90 घटकों की अगर बात करें तो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र, टेलीमेडिसिन, सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचार, सूचना शिक्षा संचार कार्यकलाप, स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम परियोजना आधारित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें आयुष की तो ये आयुष का लोगो आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। 9 नवंबर 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। और इसके अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, राज्य मंत्री हैं महेंद्र मुंजापारा और एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री हैं जो हैं वो राकेश कोटेचा सेक्रेटरी हैं। पेरेंट मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, चलिए कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग से संबंधित एक फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये हैं कात्यायनी अम्मा। ठीक है, 2019 में केरल की सबसे उम्रदराज छात्रा, ठीक है, इनकी उम्र 96 वर्ष थी, कात्यायनी अम्मा कॉमनवेल्थ लर्निंग गुडविल एम्बेसडर बनी। ठीक है, केरल की कात्यायनी अम्मा ने पहले ही अपने जुनून और अमर भावना के साथ एक मिसाल कायम की है। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग हमने बताया ये भी एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में है और इसका उद्देश्य अपने 53 सदस्य देशों के बीच दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देना है। पिछले वर्ष
केरल की साक्षरता परीक्षा में टॉप करने वाली वह अब तक की सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। 96 वर्षीय महिला ने कभी स्कूल नहीं लिया और अपने बच्चों की परवरिश के लिए घरेलू सहायिका के रूप में कार्य किया। ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के उपाध्यक्ष बाला सुब्रमण्यम ने केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा आयोजित अक्षर लक्षम साक्षरता परीक्षा में टॉप करने के बाद कात्यायनी अम्मा से मुलाकात की और उनकी कहानी अब कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग द्वारा दुनिया भर में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं में छपेगी। तो ये कात्यायनी अम्मा के ऊपर एक छोटा सा परिचय था। तो दोस्तों, अगर आपको आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से यह वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस वीडियो के साथ ही हमने पहले यूनिट को कंप्लीट कर लिया है और हम दूसरे यूनिट पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे सब भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।